हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग मेंस के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मेंस का टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है रेड सी ट्रबल या फिर लाल सागर का संघर्ष। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप सबने पहले देखा होगा जब रशिया यूक्रेन का वार हुआ था, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो एग्जाम में मेंस में पूछे गए थे। अभी जो रेड सी का जो ट्रबल है या फिर रेड सी संघर्ष है, जो कि न्यूज़ में अभी तक छाया हुआ है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये जो है ये इजराइल और हमास में जो भी युद्ध हो रहा है उससे रिलेशन रखता है। तो हमास से इजराइल में युद्ध हो रहा है, उससे रिलेशन रखता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में यहाँ पे यूएसए का इंटरवेंशन हो गया है। क्या यूएसए सामने आया है? यूएसए ने इस रेड सी ट्रबल से छुटकारा पाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च करा है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन। तो जिस चीज़ में यूएसए सामने आ जाए तो वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्ज़ाम में इसके पूछने की पूरी संभावना होती है। तो चलिए आज हम देखेंगे रेड सी संघर्ष या फिर रेड सी का ऑपरेशन ट्रबल क्या है। हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन क्या है, हाउथी रिबल्स क्या है और रेड सी का रूट क्या है, कहाँ से होते हुए जाता है, और जो इसका जो इम्पैक्ट है वो वैश्विक तौर पर या फिर ग्लोबली और इंडिया पर क्या पड़ रहा है और क्या पड़ेगा। चलिए, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये है रेड सी ट्रबल या फिर लाल सागर, ठीक है, जिसको हम लाल सागर बोलते हैं, लाल सागर का संघर्ष। ये है ग्लोबल ट्रेड इज़ इन ट्रबल। इसकी वजह से जो ग्लोबल है, वैश्विक तौर का जो व्यापार है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्स में है, क्योंकि इस जो रेड सी है उस रास्ते में अभी जो हाउथी रिबेल्स हैं, ठीक है, हाउथी मिलिटेंट्स हैं, वो लोग शिप्स पर जो जा रहे हैं, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है शिप्स पर, उन पर अटैक कर रहे हैं थ्रू द रेड सी और गल्फ ऑफ एडन। चलिए, ये तो थी न्यूज़ में। ये क्यों है न्यूज़ में? इसलिए क्योंकि रेड सी में जो भी शिप्स जा रहे हैं उन पर अटैक हो रहा है। अब पहली बात, इसको सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि लाल सागर है कहाँ, ठीक है, लाल सागर कहाँ पर है, रेड सी कहाँ पर है। तो ये देखिए, रेड सी है ये वाला, जिसको मैं रेड से फिल कर रही हूँ। ये है रेड सी, ये हो गया रेड सी, ठीक है, लाल सागर है ये। तो ये हो गया लाल सागर। अब लाल सागर है, यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पर इसको रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में क्या आती है, बाब एल मंदेब स्ट्रेट आती है, ठीक है, बाब एल मंदेब आती है। साथ में रेड सी से कौन कौन कंट्रीज़ बॉर्डर है उनका, वो है सऊदी अरेबिया, यहाँ पर आएगा आपका इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, और यहाँ पर आता है आपका जिबूती, और ये है यमन, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि रेड सी कहाँ पर है और किस किस से वो अपनी बाउंड्री टच करता है। और साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि गल्फ ऑफ एडन एग्जाम में पूछ सकते हैं, और बाबेल मंदेब स्ट्रेट। चलिए अब देख लेते हैं, रेड सी के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो रेड सी है या फिर लाल सागर है, ये एक सी वाटर इनलेट है, ओशियन सी वाटर इनलेट ऑफ ओशियन, इंडियन ओशन लेइंग बिटवीन द अफ्रीका एंड एशिया। चलो देख लेते हैं मैप में क्या ये सही है। अब देखो, अब ये जो रेड सी है ये यहाँ पर, यहाँ पर, हाँ, ये देखो, ये जो रेड सी है, लाल सागर जो है, ये हो गया हमारा एशिया और ये है अफ्रीका, इन दोनों के बीच में है। सही बात है। साथ में ये कहाँ पर है, इंडियन ओशन में जाके इसको खुल रहा है, ये रेड सी, बिल्कुल सही बात है, इंडियन ओशन में जाके खुल रहा है। अब ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यू बन के भी आ सकते हैं, इसलिए हम कॉपी में इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। फिर दूसरा है कि इट कनेक्ट द इंडियन ओशन इन द साउथ थ्रू द बाब एल मंदेब स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ एडन, जो हमने भी देखा था, पहले देख चुके हैं हम लोग। साथ में यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेड सी है वो नॉर्थ में, ठीक है, रेड सी के नॉर्थ में सनाइन पेनिनसुला है और गल्फ ऑफ अकाबा है और स्विस कैनाल है। देख लेते हैं। अब ये देखो, ये जो रेड सी है यहाँ पर क्या है, सनाइन पेनिनसुला, इसको बोलते हैं सनाइन पेनिनसुला। ये जो छोटी सी पतली सी स्टेट दिख रही है, अगर मैं इसको दूसरे कलर से करूँ, ये देखो, ये जो है ये है गल्फ ऑफ अकाबा, और ये जो है ये है स्विस कैनाल। अब स्विस कैनाल क्या है, ये एक आर्टिफिशियल लेक इसको बनाया गया था जिससे कि ट्रेड करा जा सके और टाइम की बचत हो सके। चलो, ये हो गया स्विस कैनाल और ये है गल्फ ऑफ अकाबा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है कि रेड सी को, लाल सागर को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती हैं। अभी हमने देखा पहले ही, इजिप्ट करता है, सऊदी अरेबिया करता है, यमन, सूडान,
इरिट्रिया और जिबूती। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अब इसको रेड बोलते ही क्यों है, इसको रेड सी क्यों बोला, लाल सागर क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, इसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इराइथेरियम, जो कि रेड कलर का एक एल्गा है। एल्गा का मतलब शैवाल। ठीक है, एल्गा का मतलब हो गया शैवाल, एक लाल कलर का शैवाल है जो कि ब्लू ग्रीन वाटर, एक जो पानी जिसका कलर ब्लू ग्रीन कलर का जो पानी है उसको रेडिश ब्राउन में चेंज कर देता है। चलिए, हम रेड सी की बात कर रहे हैं और उससे पहले ये पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाल सागर क्या है। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अभी जो टॉपिक है ये है हाउती रिबेल्स। आप सबको पता है कि यहाँ पर अटैक किसने करा है, हाउतीज़ ने करा है। अब हाउती क्या है, हाउती वो है जो कि यमन के अंदर, ठीक है, यमन के अंदर रहने वाला एक रिबेल ग्रुप है, या फिर आप बोलो कि आतंकवादी हैं। यहाँ पर साउथ में मिलते हैं, यमन के साउथ में। अब ये जो है यमन के साथ ये 2014 से एक सिविल वार के अंदर पहले से ही एंगेज है। 2014 से यमन और हाउती, मतलब क्या हुआ कि यमन में एक तो यमनी गवर्नमेंट है, यमन की गवर्नमेंट, और साथ में हो गया हाउती रिबल्स। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, एक कन्फ्लिक्ट है, इन दोनों में लड़ाई चल रही है 2014 से। अब ये जो हाउती रिबेल्स हैं जो कि साउथ में है, ठीक है, जो हाउती रिबेल हैं जो कि साउथ में है वो ठीक है, यहाँ पर है साउथ में है और यमन की गवर्नमेंट है। अभी जो हाउती रिबेल्स हैं इनको ईरान सपोर्ट करता है, ईरान सपोर्ट करता है साउथ में। यमन को कौन सपोर्ट कर रहा है, यमन की गवर्नमेंट को वो सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, क्योंकि जो ईरान है वो है शिया को, वो शिया के एक मुस्लिम शिया को मानते हैं, और साथ में जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी के लिए, सुन्नी में है। अब ये असलियत में क्या है कि यहाँ पे असलियत में सऊदी अरेबिया और ईरान इनकी आपस में दुश्मनी है। अब उस दुश्मनी के चलते ये लोग एक प्रॉक्सी वार कर रहे हैं। ये लोग ईरान और सऊदी अरेबिया सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि यमन में लोगों को एक तरीके से बोले तो मीडिएटर बना के लड़ाई कर रहे हैं। सामने आपस में असलियत में खुद नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके ज़रिए लड़ रहे हैं। तो आप समझ गए। तो यहाँ पे ये बेसिक था कि हाउती कौन है। अगर आपसे पूछा जाए तो हाउती कौन है, हाउती हम बोलेंगे यमन में एक रिबेल ग्रुप है, लेकिन सपोर्ट कौन करता है, सपोर्ट करता है इनको ईरान। उसी अगर हम दूसरे हैंड पर देखें तो यमन की जो गवर्नमेंट है वो सऊदी अरेबिया या फिर अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ इनको सपोर्ट करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में ये है कि रेड सी का जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स क्या है। ठीक है, अभी जो रेड सी है, रेड सी भी एक ट्रेड रूट है, तो इम्पॉर्टेंट ग्लोबल ट्रेड रूट हो जाता है। इसमें जो है ये 10% वर्ल्ड का ट्रेड इसके दौरान होता है, इसके द्वारा होता है। साथ में 20% ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो यमन है, यमन में 2014 से हाउती के साथ सिविल वार हो रहा है। और अब रेड सी में वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गई हैं। क्यों आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे हाउती पावर में आ गए हैं। ठीक है, 2014 से लड़ाई हो रही है यमन में, तो यमन का जो इन लोगों का साउदर्न एरिया है वो हाउतीज़ ने हड़प लिया है, या मान लो कि उस पर थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यमन के एक पार्ट में हाउती का एक इमरजेंस हो गया है। साथ में चाइना का इन्फ्लुएंस इस एरिया में बढ़ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस देखिए तो चाइना ने यहाँ पर जिबूती में अपने नेवल शिप्स या फिर नेवल शिप तैनात कर दिए हैं। साथ में गाज़ा इसराइल कन्फ्लिक्ट की वजह से ही तो ये कन्फ्लिक्ट सामने आया है। ठीक है, कौन सा सामने आया है कि लाल सागर संघर्ष सामने आया है। चलिए, और यहाँ पे क्या है, हाउतीज़ आर अटैकिंग द शिप्स इन द रेड सी टू सपोर्ट द हमास। हाँ, अब का मेन मकसद ये है कि जो हाउतीज़ हैं जो कि ईरान इनको सपोर्ट करता है, ये रेड सी लाल सागर में अटैक कर रहे हैं। क्यों, जिससे कि हमास को सपोर्ट हो सके और इजराइल को मज़ा चखाया जा सके या फिर उसको डेट्रोएट करा जा सके। क्यों, क्योंकि जो इजराइल है वो हमास पे अभी तक बॉम्बिंग कर रहा है, अटैक कर रहा है, जो कि भी बाज नहीं आ रहा है। तो हाउतीज़ ने सोचा है, जो कि ईरान बैक्ड है, कि हम लोग इनको मज़ा चखाएंगे। चलिए, ये तो बात हुई हमारी पीछे की कहानी की। अब हम देखें कि अगर ये मानो कि ये सॉल्यूशन नहीं हो पाता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम इस ट्रेड रूट को छोड़कर हम लोग केप ऑफ गुड होप से होते हुए ट्रेड रूट करें। तो अब इससे क्या होगा,
देखो, ऑल्टरनेटिव शिपिंग रूट अवॉइडिंग द रेड सी, अगर रेड सी को हम अवॉइड करते हैं तो दूसरा शिपिंग रूट हमारा होगा केप ऑफ गुड होप। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये इतना बड़ा लंबा ट्रेड रूट हो जाएगा कि अगर हम स्विस कैनाल से फिर रेड सी से ट्रेड करते हैं तो इसमें 25 दिन लगते हैं लगभग। अगर केप ऑफ गुड होप से करेंगे तो 34 दिन लगेंगे। तो लगभग देखा जाए तो 9 दिन का एक्सटेंशन हो गया। 9 दिन कितने ज़्यादा होते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मान लो किसी ने, कोई भी कंट्री ने यूरोप की कंट्री से कुछ पेरिशेबल गुड मंगाया, जैसे कि खाने पीने का सामान हो गया, पनीर हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गई, तो वो पहले 25 दिन में पहुंच रही थी, लेकिन केप ऑफ गुड होप से वो 34 दिन में पहुंचेंगी। अब 9 दिन में क्या होगा कि वो जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, जो पनीर है, वो सड़ने लग जाएंगे। अब वो सड़ने लग जाएंगे, सड़ जाएंगे, आधे से ज़्यादा उसमें से सड़ जाएंगे। जैसे कि टमाटर हमारा पेरिशेबल गुड है, वो ज़्यादा सारा सामान अपने घर में रखो तो वो सड़ जाता है। ऐसे पनीर, फ्रूट, सब्जियां वो जल्दी ही, दूध सड़ जाती हैं। तो ऐसे अगर हमने यहाँ से यूरोपियन कंट्री से मंगाया कोई भी सामान तो वो सड़ जाएगा बहुत जल्दी। अब उसके सड़ने से क्या होगा कि वो सामान जो 100% मंगाया था, मान लो तो 30% हमारा सड़ गया, तो केवल कितना परसेंट बचा, 70% ही उसमें से बचा। तो क्या होगा, उन चीज़ों का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब प्राइस बढ़ने से क्या होगा, उस कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, साथ में जो गरीब लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके की भुखमरी भी हम कह सकते हैं कि फैल भी सकती है। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि मैं ये बोल रही हूँ कि पेरिशेबल गुड्स हैं वो ख़राब होने के कगार पर आ जाएंगे। ठीक है, और उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। अब किसी भी चीज़ की जब कमी होती है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, उस पर इन्फ्लेशन होना तो उसमें तय है। ये इसका एक ऑल्टरनेटिव रूट तो है हमारे पास, केप ऑफ गुड होप, लेकिन ये उसके नेगेटिव पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव पॉइंट है, कि करने को तो हम कर भी सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात आती है, हम पहले भी इसी रूट से ट्रेड करते थे। हम क्या, पूरी एशिया के लोग हैं, साउथ ईस्ट एशिया के लोग हो गए, वो करते थे। तो फिर रेड सी या फिर स्विस कैनाल को बनाने की ज़रूरत क्या थी, यही ज़रूरत थी। ठीक है, जो कि अब दोबारा से ये हमारे लिए थ्रेट बन चुका है, रेड सी का एक कन्फ्लिक्ट। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो असर क्या पड़ेगा। असर इसके दो पड़ सकते हैं, पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं। एक ग्लोबल तौर पर, मतलब कि वैश्विक तौर पर। दूसरा इफेक्ट है इसका इंडिया पर, कि इंडिया पे स्पेशली क्या पड़ेगा। ठीक है, पहला देखते हैं वैश्विक तौर पर, वो है रिस्क ऑफ मिलिट्री एक्सकलेशन इन द मिडिल ईस्ट। अब ये यहाँ पर इम्पैक्ट ये है कि जिस तरीके से इजराइल और हमास की लड़ाई हो रही है, अब रेड सी का ट्रबल भी आ गया है, संघर्ष आ गया है, तो उससे क्या होगा कि मिडिल ईस्ट में ये भी माना जा रहा है कि वहाँ पर लड़ाइयाँ हो सकती हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया और साथ में ईरान। अभी तो ये प्रॉक्सी वार कर रहे हैं, पीछे पीछे लड़ रहे हैं, लोगों के ज़रिए लड़ रहे हैं। ये भी हो सकता है वो सामने से आपस में लड़ने लग जाए। अगर वो आपस में लड़ने लगे तो वहाँ का सिनारियो बहुत ही भयानक हो सकता है। चलिए, दूसरा ये है कि अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सप्लाई चेन जो है वो खतरे में है, क्योंकि लंबा रूट तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई चेन, लोगों को समय पर खाना नहीं मिलेगा, गेहूं, चावल, सब जो भी सामान है वो समय पर नहीं मिलेगा। ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और जो आपको पता है पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, यहाँ से बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है। अगर वो नहीं मिलेगा तो किसी भी देश की इकोनॉमी पर असर पड़ना तो तय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मे बी राइज। बिल्कुल सही बात है, जब चीज़ होगी ही नहीं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसके प्राइस बढ़ना तो लाजमी है। दूसरा ये है स्विस कनाल रूट में भी अफेक्टेड। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे इफेक्ट होगा। अब ये देखिए, ये स्विस कनाल रूट ऐसे इफेक्ट होगा कि ठीक है, यहाँ पर ऐसे इफेक्ट होगा स्विस कनाल रूट कि यहाँ पर है साउथ में हाउती रिबल्स, यहाँ से हमारी इंडिया हो गया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के लोग हो गए, उन्होंने अपने शिप भेजे। अब वो शिप यहाँ पे आने ही नहीं दे रहे उनको। साथ में यहाँ से यूरोप के लोगों ने शिप भेजे, वो यहाँ तक तो पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन यहाँ से आने ही नहीं दे रहे। जब यहाँ से सामान नहीं जा रहा, यहाँ से नहीं आ रहा, तो इस स्विस कनाल के रूट पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ से वो ना आ रहा ना जा रहा। तो सिंपल सी बात है, तो इफेक्ट यहाँ पे पड़ना लाजमी है। तो यही बात बोला है, इसी इम्पैक्ट में जो हमने व्यू पॉइंट पढ़ा है, उस इम्पैक्ट में यही बोला गया है कि स्विस कैनाल का रूट इफेक्ट हो सकता है। दूसरा, अब सिंस अटैक्स, जब से ये अटैक स्टार्ट हुए हैं, हाउती ने अटैक करा है, तब से ब्रेंट क्रूड ऑयल 5% बढ़ गया है। जो हमने बोला था, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो लंबा रूट
केप ऑफ गुड होप का रूट को फॉलो कर रहे हैं, उससे फॉलो करने से क्या होगा, उनकी पेट्रोल एक्स्ट्रा लग रही है। अब उनकी पेट्रोल एक्स्ट्रा लग रही है तो वो उस चीज़ को किस में ऐड करेंगे, जब आप किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हो, अब आप पहले किसी चीज़ को 100 रुपये में देते थे, अब आपकी पेट्रोल ज़्यादा लग रही है तो आप 30 रुपये उसके पेट्रोल के लगाओगे, तो साथ में उस चीज़ को आप कितने में दोगे, 130 रुपये में दोगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारा प्राइस भी बढ़ गया और साथ में ऑयल के प्राइस भी बढ़ गए हैं। और 80% ग्लोबल गुड्स ट्रेड इज़ कैरिड आउट थ्रू दिस रूट। अब 80% जो गुड्स, जो सामान का जो ट्रेड है वो इसी रूट से जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ग्लोबली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये इम्पैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अब हम पर्टिकुलरली ये देख लेते हैं कि इंडिया पे इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी मेंस में कोई भी चीज़ हो हम उसको अपने इंडिया के नज़रिए से देखते हैं। आपको याद होगा BPSC 67 में अगर आपने क्वेश्चन पेपर उठा के देखा होगा तो रशिया यूक्रेन के वार के बारे में पूछा था और साथ में उन्होंने पूछा था आपको ग्लोबल का इफेक्ट बताना है, साथ में आपको ये बताना है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे पर्टिकुलरली क्या पड़ा है। तो बस इसी चीज़ को लेते हुए हम लोग को इंडिया को भी देखना है कि अब यहाँ पे अटैक तो हो गया है, रेड सी पर अटैक हो रहा है, तो उसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया पे ये इफेक्ट है कि इंडिया जो है अपना जो ऑयल ट्रेड करता है वो इसी रूट से करता है, ठीक है। बहुत सारा ऑयल यहीं से लेकर आता है, वेस्ट एशिया के कंट्री से लेकर आता है। तो अगर इस पर अटैक होगा तो इंडिया में जो पेट्रोल आ रहा है वो कम आएगा, वो नहीं भी आ सकता है, ठीक है, वो लेट हो सकता है, तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगी। दूसरा ये है कि इंडिया जो है, ठीक है, आपको पता है जो इंडिया है अपना यहाँ से पेट्रोल मंगाता है। अब पेट्रोल को रिफ़ाइन करने के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाता है। अब ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाता है इंडिया, इसको मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, इंडिया यहाँ से अपने लिए तेल मंगाया, उसने कच्चा तेल मंगाया, उसको यहाँ पे रिफ़ाइन करके जो भी उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बचे उनको वो इसी रूट के जरिए यूरोपियन मार्केट्स में भेजता है। अब जब ये रूट चलेगा ही नहीं तो इंडिया की इस एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है और पड़ सकता है। एक ये इम्पैक्ट है इंडिया पे। अगर तीसरा इम्पैक्ट हम देखें, तीसरा इम्पैक्ट ये है कि रशिया यूक्रेन के वार के बाद इंडिया ने रशिया से सस्ते दामों पर अपना ऑयल इम्पोर्ट करा था। अब ये है कि इट इम्पैक्ट द रशियन ऑयल टू द इंडिया। अब कैसे कर सकता है इसको देख लेते हैं। इसको हम ऐसे देखेंगे कि जो रशिया है, ठीक है, रशिया है वो ब्लैक सी से, ठीक है, काले सागर से अपने ऑयल को इंडिया में रेड सी से होते हुए इंपोर्ट करता है। अब इसके लिए ये एक शॉर्ट रूट है, तो यहाँ पे जो भी ऑयल या फिर कोई भी सामान इंडिया में आएगा वो सामान सस्ता पड़ेगा। लेकिन अब रेड सी में क्या हो रहा है, लाल सागर में यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, तो रशिया को यहाँ से होते हुए लंबा रूट लेकर इंडिया में आना पड़ेगा। तो इंडिया को ये जो तेल जो रशिया से वो मांग ले रहा है, ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, वो सस्ता तो पड़ेगा ही नहीं, बल्कि वो डबल रेट पे पड़ जाएगा। तो यही चीज़ है कि जो इंडिया सस्ते दामों पर रशिया से ऑयल खरीद रहा है उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो इंडिया में इम्पैक्ट पड़ सकता है, पेट्रोलियम के दाम बढ़ सकते हैं और खाने पीने की चीज़ों के भी प्राइस बढ़ सकते हैं। ये हुआ हमारे इंडिया पे इम्पैक्ट इस चीज़ के। चलिए हाँ, अब हम देख लेते हैं कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन क्या है। इसके बारे में मैंने आपसे पहले ही बात करी थी, आप इसको दोबारा में अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, सबसे पहले बात तो है कि ये यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी लियोड ऑस्टिन ने इसको लॉन्च करा है, इसको अनाउंस करा है। अब ये क्यों करा है, वो करा है जो रेड सी में जो भी कॉमर्स हो रहा है, मतलब जो भी ट्रेड हो रहा है वो अच्छे से उसकी आवाजाही हो सके, उसके लिए करा है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें केवल इसमें केवल यूएसए नहीं है बल्कि और कंट्रीज़ भी हैं, जैसे कि यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन इसमें है। अब ये कंट्रीज़ क्यों आई हैं, ये कंट्रीज़ इसलिए आई हैं क्योंकि जो हाउती रिबेल्स है ना, वो केवल इजराइल के शिप्स पर अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जो भी शिप्स हो, यहाँ तक कि इंडिया के शिप्स पर भी अटैक हुआ है, पिछले हमारे समाचारों में हमें पता पड़ा है। तो इन सभी शिप्स की आवाजाही पर इफेक्ट पड़ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये सारी की सारी कंट्रियाँ मिलकर आई हैं यूएसए के साथ। तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन अब वो करेंगे क्या, वो क्या करेंगे कि जो साउदर्न रेड सी और गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, ये हाथ से देख लेते हैं। ये देखिए साउदर्न रेड सी, ये देखिए साउदर्न रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पर जितनी भी कंट्री हैं ये यहाँ पर बैठकर पेट्रोल करेंगी, ठीक है, यहाँ पर निगरानी रखेंगी कि जब वो शिप जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी शिप जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, जा रहा है, अगर कोई हाउती रिबेल इन पर अटैक करते हैं तो ये उनको जवाब देंगी,
ठीक है, उन पर लड़ेंगी कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, हम तो यहाँ से ट्रेड करेंगे, इस रूट से ट्रेड करेंगे। समझ गए आप? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पेट्रोलिंग करी जाएगी, ये देखा जाएगा कहीं हाउथी रेबल शिप्स को रोकता नहीं रहे। तो यही है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। चलिए अब ये देख लेते हैं कि जो यमन है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अब इसका हमारे पेपर में आना तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब ये हो गया यमन, सबसे बड़ी बात है यमन है यहाँ पर। अब ये जो यमन है उसकी जो कैपिटल है वो है सना, ठीक है, इसकी कैपिटल है सना, जो कि अरेबियन पेनिनसुला में है। ठीक है, अब ये जो यमन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान से अपनी बॉर्डर टच करता है। चलिए, और अगर हम देखें इसकी मैरीटाइम बाउंड्री देखें कि मतलब इसे समुद्री बाउंड्री कौन कौन टच करता है, वो है इरिट्रिया, जिबूती है, ठीक है, और सोमालिया है। चलिए, अब ये क्या है, सी सराउंडेड बाय रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। लार्जेस्ट आइलैंड अगर देखिए तो यमन का ये जो है, ये वाला आइलैंड जो है वो है सोकोट्रा आइलैंड। सोकोट्रा आइलैंड जो है वो यमन का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितनी इंपॉर्टेंट बातें देख ली। अगर पेपर में पूछता है कि यमन किससे बाउंड्री टच करता है तो सऊदी अरेबिया और ओमान से करता है। साथ में अगर पूछे कि मैरीटाइम बाउंड्री किसे टच करता है तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया से हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है सोकोट्रा आइलैंड, एग्जाम में 1000 बार पूछ चुका है ये। तो ये किस रिलेशन रखता है, ये है यमन का है। चलिए, अगर आप, ठीक है, ये तो अगर आपको एमसीक्यू से पढ़ाई करनी है तो हमारे चैनल पर आपके लिए 2 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है। एक तो पॉलिटी की चल रही है, साथ में करंट अफेयर, साथ में उसमें स्टैटिक भी करवाते हैं। तो वो आपकी 2 सीरीज़ हो गई। ठीक है, अगर आपको ट्रिक से तैयारी करनी है उसकी वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। साथ में अगर आपको मंथली करंट अफेयर, ठीक है, मंथली मैगजीन, ठीक है, पूरे मंथ के में क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं, क्या क्या न्यूज़ रही हैं, वो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और ईयरली मैगजीन भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। 2023 की 2 पार्ट्स में अवेलेबल है, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 में ये अवेलेबल है। चलिए, और आप मेंस की तो ये है ही। ठीक है, अगर आपको इन किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाना है तो हमारे चैनल में जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो, ये तो हो गया हमारा कि ये कन्फ्लिक्ट क्या था, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन क्या है, हाउथी रिबेल्स क्या है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, यमन को कौन सपोर्ट कर रहा है, क्या है प्रॉक्सी वार है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है ग्लोबली और इंडिया पे, स्पेशली इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। चलिए, ये तो बात हमने पूरी आपको बता दी। अगर एग्जाम में आता है, अगर आप ये पॉइंट लिख कर आते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स लेने में यह फ़ायदा करेगी। अभी सबसे उसके बाद कोई भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें वे फॉरवर्ड देना बहुत ही मस्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वे फॉरवर्ड नहीं देंगे तो उस आंसर राइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो है वे फॉरवर्ड, कि अब क्या कर सकते हैं, अगर ऐसी चीज़ है तो अब उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन ये है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत क्या है, खुद ही अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, आपको किसी पे सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि जब कोविड-19 आया था तो चाइना था वो एपीआई का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। एपीआई का मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिससे कि दवाइयाँ बनती हैं। तो कोविड-19 के टाइम पर चाइना ने इसकी रोक लगा ली थी अपने पास से, तो दवाइयों की बहुत ज़्यादा क्रंच हो गया था। ठीक है, तो अगर सारी की सारी कंट्रियाँ चाइना पे फुली डिपेंड ना होती हैं तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोविड-19 में। बस यही बात यहाँ पर ये बोला गया है कि आत्मनिर्भर भारत मतलब कि अपने पैरों पर खुद खड़े हो, आपको ज़्यादा किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेट्रोलियम की अगर यहाँ पर रेड सी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में कोई भी लड़ाई होती है तो हमें वहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर हैं। तो आत्मनिर्भर का कंसेप्ट यही है, अपने पैरों पर खुद खड़े हो, किसी पर ज़्यादा डिपेंड मत रहो। दूसरा है ग्रीन एनर्जी। पेट्रोलियम को ही आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ही आप अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म कर लो, आप ब्लेंडिंग कर लो, इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर लो। ठीक है, सोलर एनर्जी से पावर कर लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लो। मतलब इस टाइप की चीज़ें हैं जिसको कि आप पेट्रोलियम से अलग हट के, ऑयल से अलग हट के आप इन पर डिपेंड रह सकते हैं, जहाँ पे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नेचुरल है सारी की सारी। चलिए, अब चौथा है मल्टी अलाइन। मल्टी अलाइन का मतलब क्या हो गया कि एक ही कंट्री या फिर एक ही रीजन पर डिपेंड मत रहो, बल्कि अलग अलग पर डिपेंड रहो। ठीक है, जैसे कि हम लोग हमारे इनिशिएटिव रशिया का है, रशिया का वही मल्टी अलाइन में आ रहा है कि हम लोगों ने मिडिल ईस्ट को छोड़ के साथ में हम लोगों ने क्या करा, रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर लिया। दूसरा यूएसए भी ले सकते हो। तीसरा है साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया से कि फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, वहाँ से भी आप ऑयल इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये हुआ मल्टी अलाइन। ये मल्टी अलाइन हो गया, मल्टी अलाइन डिपेंडेंसी हो गई कि हम लोग केवल एक पे डिपेंड नहीं रह रहे, हम लोग एक पे डिपेंड, हम हज़ारों लोगों से, सबसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अगर प्रॉब्लम होगी
तो एक जगह होगी, दूसरी जगह नहीं होगी, तीसरी जगह तो चौथी जगह नहीं होगी, मतलब बहुत सारी जगहें हैं, हमने अलग अलग अपने लिए दरवाजे खोल रखे हैं। तो ये हो गया मल्टी अलाइन हो गया। चलिए ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको ऐसे ही और टॉपिक्स देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई सुझाव है वो भी आप बता सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।